गुड इवनिंग, वेलकम टू सासा एडटेक। मैं साहस तिवारी आज आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ाएंगे। ओके, तो जैसा कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को हम पहले समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और उसके बाद हमने लिखा है इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है और इक्वेशंस क्या होते हैं, इसी को हम आज समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन समझने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स का हेल्प लेंगे। उस एग्जांपल के हेल्प से हम जो है आपको केमिकल इक्वेशन को और केमिकल रिएक्शन समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एग्जांपल। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपने घर पे मिल्क को अगर एक लंबे टाइम तक हम एक रूम टेम्परेचर पर अगर हम समर में रखते हैं, मिल्क इन द रूम टेम्परेचर, मिल्क इन द रूम टेम्परेचर इन समर, मिल्क in the room temperature in the summer। तो इसको पहले हम नोटिस करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा गया है मिल्क, उसके बाद आगे लिखा गया है रूम टेम्परेचर, उसके बाद लिखा गया है समर। तो अगर आप प्रीवियस क्लासेस में या फिर अर्लियर क्लासेस में रूम टेम्परेचर के बारे में अगर जानते होंगे कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली रखा जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है। जैसा कि अभी मई का महीना चल रहा है तो रूम टेम्परेचर जो है भी वो नॉर्मली ऑन एन एवरेज 37% होता है। तो 37% रूम टेम्परेचर पर अगर हम मिल्क को रखते हैं, लेट सपोज 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो उसमें क्या होता है, कुछ फिनोमिनाज होते हैं और मिल्क जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मिल्क है, अगर ये मिल्क नहीं है, अगर ये हम एक एग्जांपल लें, क्या लें, एक एग्जांपल लें कि एक ग्लास का बीकर है और उसके अंदर हमने क्या रख दिया है, मिल्क जो है हमने इसमें रख दिया है। और कुछ टाइम के बाद, जैसा कुछ टाइम स्पेंड होगा, मान लीजिए 2 घंटे के बाद क्या होगा, तो जो मिल्क है वो अपने प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा। प्रॉपर्टी को चेंज का मतलब है उसके अंदर से कुछ फॉल स्मेल आने लगेगा, फॉल स्मेल या बैड स्मेल आने लगेगा, बैड स्मेल आने लगेगा। और ये चीजें आप घर पे भी नोटिस किए होंगे। आपकी मम्मी जो है दूध को लंबे टाइम तक अगर किसी रूम में रख देती हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है दूध, और वो हमारे लिए ईटिंग करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस केस में जो रूम टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल, लेकिन हम इस एग्जाम्पल से क्या समझना चाहते हैं? हम इस एग्जाम्पल के हेल्प से ये समझना चाहते हैं कि जो इनिशियल मिल्क था हमारे पास, इनिशियल मिल्क था और जो अब फाइनल मिल्क हो गया है, क्या था ये इनिशियल जो मिल्क था, और ये हमारा जो मिल्क है फाइनल मिल्क। इनिशियल का मतलब ये था जब हमने दूध रखा था, मिल्क रखा था, वो ड्रिंकेबल फॉर्म में था, उसको हम पी सकते थे, वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता, वो इजीली एसिमिलेट हो जाता। लेकिन जब 2 घंटे बाद मिल्क का स्टेट जो होता है वो चेंज हो जाता है, उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते, वो हमें अनडाइजेस्टेड हो जाएगा, बॉडी में ओबेसिटी हो जाएगी, जिस कारण से हमारे लिए वो काफी अनबेनिफिशियल रहेगा, या फिर ये कह सकते हैं फूड पॉइजन हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज में मिल्क जो था वो ड्रिंकेबल था। कैसा था? ड्रिंकेबल था, उसको हम पी सकते थे। वो डाइजेस्टेबल था। कैसा था? डाइजेस्टेबल। ठीक है, लेकिन अब फाइनल स्टेट मिल्क का ऐसा है कि यह अब हमें फूड पॉइजन करा सकता है। क्या करा सकता है? फूड पॉइजन। ठीक है, फूड पॉइजन हो सकता है, क्योंकि अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं।
केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया है, चेंज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम क्या समझाना चाहते थे या हम क्या समझना चाहते थे? इस एग्जाम्पल से हम ये समझना चाहते थे कि जो इनिशियल मिल्क था उसका केमिकल प्रॉपर्टी फाइनल मिल्क के केमिकल प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो गया। ये मिल्क जो इनिशियल है उसका टेस्ट और जो फाइनल मिल्क है उसका टेस्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही चेंज जो इनिशियल और फाइनल का जो चेंज हुआ है इसी को केमिस्ट्री में केमिकल चेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, केमिकल चेंज। तो हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से क्या समझा, केमिकल चेंज समझा। ओके, ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमने ये आसानी से समझा केमिकल चेंज। अगर कोई और डाउट होगा इसमें तो फिर से एक बार क्लैरिफाई कर देते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है, इनिशियल प्रोडक्ट या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल आइटम जो है, इनिशियल फूड आइटम जो है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसका जो टेस्ट है, ठीक है, और फिर उसका जो फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी था उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। तो इसी चेंज को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है, केमिकल चेंज। ठीक, लेकिन शुरुआत में हमने हेडिंग रखा है केमिकल रिएक्शन का। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले रफ कर देते हैं ताकि स्पेस हो जाए चीजों को लिखने के लिए। व्हाइट बोर्ड जो है अभी थोड़ा इसका साइज जो है छोटा है, लेकिन आप फ्यूचर में देखेंगे व्हाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा रहेगा, तो आप उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी पर भी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को हम एक एग्जांपल से और समझेंगे। इस दूसरा एग्जांपल है ये, एग्जांपल नंबर 1 मिल्क का लिया गया था, और एग्जांपल नंबर 2 जो है इसमें हम क्या लेंगे एग्जांपल नंबर 2 में, तो एग्जांपल नंबर 2 जो है काफी अच्छा है। हम एक लीव्स का लेते हैं एग्जांपल, किसका एग्जांपल लेंगे, एक लीव्स का एग्जांपल लेंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लीव्स, अभी ये तो एक पिक्टोरिकल डायग्राम है लीफ का, ठीक है, ये एक पिक्टोरिकल डायग्राम है लीफ का। जैसा कि अभी आप देखेंगे गर्मी का सीजन चल ही रहा है, तो मैंगो ट्रीज में जो लीव्स होती हैं अभी वो ग्रीन कलर की हैं, और इससे कुछ समय बाद उनका कलर जो होता है वो फेड हो जाता है। फेड का मतलब है कि उनके जो कलर होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। अभी ये ग्रीन लीव्स क्या है, ये ग्रीन लीव्स हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा, ये लीव्स जो है थोड़ी सी रिंकल्ड हो जाएंगे, रिंकल्ड हो जाएंगे, ऐसे ऐसे सिकुड़ जाएंगे, और ये ड्राई लीव्स हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, ड्राई लीव्स। ठीक है, तो पहले तो ये ग्रीन लीव्स थी, अब फिर क्या हो गया, ये ड्राई लीव्स हो गई हैं। तो ये ग्रीन लीव्स जो है वो ड्राई लीव्स हो गई हैं। तो इसके इनिशियल कंडीशन में और इसके फाइनल कंडीशन में हमें चेंज देखने को मिल रहा है। इनिशियल कंडीशन इसका ग्रीन था, फाइनल कंडीशन इसका ड्राई हो गया। तो जैसे कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट भी हैं, क्लास 9th की बायोलॉजी में हमने ये पढ़ भी रखा था कि ग्रीन लीव्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव हैं। किसके लिए एक्टिव हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए वो एक्टिव हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर सकती हैं। इनके पास क्या है, वाटर है। इनके पास क्या होता है, इनके पास लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, वाटर होते हैं। ठीक, तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव होते हैं, इनके पास वाटर होता है, इनके सेल्स लिविंग होते हैं, और ये वाटर है, तो वाटर को 2 बार लिख दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ड्राई लीव्स की अगर आप बात करें तो ड्राई लीव्स का सिंपल से देखते ही पता चल जाता है कि ड्राई लीव्स में वाटर तो नहीं है। वाटर कंटेंट क्या होता है, 0 होता है। वाटर कंटेंट क्या होता है, 0 होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, लीव्स में वाटर कंटेंट तो 0 है, उसके साथ साथ इनकी लीव्स जो है वो डेड हो गई हैं। कैसी हो गई हैं, डेड।
डेड लीव्स हैं, तो इनका सेल जो होता है वो भी डेड हो जाता है। सेल क्या हो जाता है? डेड। जो बच्चे नए हैं या जिन्होंने क्लास 10th में स्टडी स्टार्ट किया है, 9th के टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए ये वर्ड सेल, डेड सेल्स, ये थोड़ा सा अंडरस्टूड नहीं होगा, क्योंकि ये क्लास 9th में आपको पढ़ाया जाता है सेल, फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है सेल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 9th का कुछ वीडियोस या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि सेल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तब ये टॉपिक्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा और इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका, ठीक है। चलिए हम अपने फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल क्या था? ग्रीन लीव्स था, फिर वो ड्राई लीव्स हो गया। ग्रीन लीव्स में उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर भी ऐसी थी, अब फिजिकल स्ट्रक्चर सिकुड़ गई है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? पहले वो लिविंग था, अब वो डेड हो गया है। तो लिविंग सेल था पहले, अब वो डेड सेल्स हो गया है। पहले उसमें वाटर था, अब वाटर कंटेंट 0 हो गया है। तो फिजिकल और केमिकल दोनों आपको यहाँ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, फिजिकल और केमिकल। ये रहा फिजिकल और ये रहा केमिकल। तो आप देख पा रहे होंगे केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे हमें यहाँ। केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिजिकल चेंज क्या था? फिजिकल चेंज था इसके लीफ का स्ट्रक्चर, जो कि पहले यहाँ पर काफी मजबूत दिख रहा था, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? वो सिंक्रोनिज्ड दिख रहा है, सिकुड़ गया है। केमिकल चेंज क्या हुआ कि भाई लिविंग सेल्स हैं, तो लिविंग सेल है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसमें न्यूक्लियस होगा, उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा। लेकिन जब वो डेड हो चुका है, जब वो डेड हो जाएगा तो भाई ना उसमें न्यूक्लियस रहेगा, ना उसमें प्रोटोप्लाज्म रहेगा, ना उसमें क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रहेगा, ना उसमें लिपिड्स रहेगा, ना उसमें प्रोटीन बनेगा, ना उसमें राइबोसोम्स रहेंगे। ये सारी चीजें जो है डेड सेल्स में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या आप कह लीजिए कंप्लीटली वैनिश्ड हो जाती हैं। तो केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस हमें इस एग्जांपल्स में देखने को मिल रहा है। तो एक चीज तो यहाँ पर काफी इजी वे में समझ में आ गया कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज क्या है, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। क्योंकि केमिकल चेंज क्या है? इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में बदलाव आ जाना, यह है केमिकल चेंज। फिर सर केमिकल रिएक्शन क्या है? क्या केमिकल चेंज में ही केमिकल रिएक्शन होता है? बिल्कुल। केमिकल चेंज जब होता है तो केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन होगा तभी कोई केमिकल चेंज होगा। तो पहला स्टेप है केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज होगा। ओके, तो क्या इस एग्जांपल में भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। इस एग्जांपल में भी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा पहले, तब हमें केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन के साथ। पहले हम इसको रब कर लेते हैं। चलिए इसको, इस एग्जांपल को हम रब करते हैं। रब करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को पढ़ना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होगा तभी हमें ग्रॉस लेवल पे केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे नहीं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग, केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन का एक जो साधारण सा एग्जांपल या फिर डिफिनीशन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये होता है चेंज इन रिएक्टेंट, चेंज इन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, चेंज ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी चेंज इन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो ये रिएक्टेंट क्या है और ये प्रोडक्ट क्या है, यही दो चीज आपको समझना है। और हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीजों को। हमने जो अपने प्रीवियस के एग्जांपल्स पढ़े थे, पहला एग्जांपल पढ़ा था हमने मिल्क वाला, दूसरा एग्जांपल हमने पढ़ा था लीव्स का, कि ग्रीन लीव्स जो है वो ड्राई लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये जो ग्रीन लीव्स थी, क्या लीव्स थी? ग्रीन लीव्स जो हमारे पास थी, ग्रीन लीव्स। ये ग्रीन लीफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्राई लीव्स में, ड्राई
लीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ग्रीन लीव्स क्या था, एक रिएक्टेंट था। ये ड्राई लीव्स क्या था, ये प्रोडक्ट था। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ग्रीन लीव्स जो है वो ड्राई लीव्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं। ये हमने केमिकल चेंज बताया था। अब क्या हुआ, ये रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट है ग्रीन लीव्स, प्रोडक्ट हो गया ड्राई लीव्स। तो ऐसा क्या हुआ हो ग्रीन लीव्स के सेल के अंदर जो ड्राई लीव्स हो गया है, उसी को ही हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो ले लीजिए, हम एक सेल ले लेते हैं, ग्रीन लीव्स का एक सेल है ये। और इस सेल के अंदर क्या होता है, जब हाईलाइट्स पड़ती हैं, क्या पड़ता है, हाईलाइट। तो जब ये हाईलाइट पड़ता है, जैसा क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो आपको ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा तो इसका जो ग्रीन कलर है, कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जैसे ही ग्रीन कलर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये नॉन ग्रीन हो जाएगा। आप भी ये बात समझ रहे होंगे कि सर जब ये ग्रीन था उसमें क्लोरोफिल था, जैसे ही हाई सनलाइट इस पे पड़ा, क्योंकि समर में क्या होता है, हाई सनलाइट है, और जब हाई सनलाइट पड़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो ग्रीन से नॉन ग्रीन हो जाएगा। और जब वो नॉन ग्रीन हो जाएगा तो ये ड्राई लीव्स हैं। तो केमिकल चेंज तो समझ में आ गया। अब इसमें सर केमिकल रिएक्शन क्या था, तो केमिकल रिएक्शन यही था प्यारे बच्चे कि जब भी सनलाइट पड़ा क्लोरोफिल पर, तो क्लोरोफिल में क्या हो गया, उसके जो मैग्नीशियम्स थे वो क्या हो गए, डैमेज हो गए। जैसे ही मैग्नीशियम डैमेज हो जाता है तो नॉन ग्रीन कलर, जो कलर चेंज हो जाता है और वो नॉन ग्रीन हो जाता है। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, ये दो टॉपिक हमने अच्छे से क्लियर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये समझेंगे केमिकल रिएक्शन, क्योंकि पूरे चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, पहला इसको हम एक वन बाय वन समझते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज, आपको मैंने पढ़ाया। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एक्टिविटी। उस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली में और क्या है। फिर उस एक्टिविटी के बाद हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इन सारी चीजों को वन बाय वन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अगेन हम इस कंटेंट को क्या कहते हैं, इरेज कर देंगे, साफ कर देंगे। तो ये रहा, साफ हो गया हमारा कंटेंट। और इसको भी साफ कर देते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि अब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन स्टार्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केमिकल चेंज पढ़ा, आपको समझाया गया केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज के बाद पढ़ाया जाएगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बाद आपको एक्टिविटी कराया जाएगा। और एनसीईआरटी में 3 एक्टिविटी है। पहला एक्टिविटी है, उसका नाम है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन, जिसको हम बर्न करेंगे। तो बर्न ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। दूसरी एक्टिविटी जो रहेगा वो रहेगा लेड नाइट्रेट का। क्या रहेगा, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड। तीसरा रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिंक ग्रेन्यूल्स का, जिंक ग्रेन्यूल प्लस क्या रहेगा, जिंक ग्रेन्यूल प्लस HCl, और उसके साथ साथ रहेगा H2SO4 और HCl। तो 3 एक्टिविटी रहेगा। इस 3 एक्टिविटी से हम केमिकल
रिएक्शन को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम जो कि सीबीएसई में काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में ये बार बार पूछा जाता है। सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन पूछा जाता है। और ये सीबीएसई में बार बार 20 नंबर का साइंस में आता है एक्टिविटी से। तो हर चैप्टर में से जो ये केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन है इसमें मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल जरूर आता है सीबीएसई में। तो इस बात को आप अच्छे से टाइटली गांठ बांध लीजिएगा कि एक्टिविटीज आपको कंप्लीटली रिवीजन और रीड तो करना ही है। ठीक है, तो एक्टिविटी के बाद केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और एक्टिविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का क्या सीन है? केमिकल इक्वेशन का यही सीन होता है कि केमिकल रिएक्शंस को आप क्या दे पाए, एक रूप दे पाए, कि आप केमिकल रिएक्शंस को एक वर्ड में लिख पाए, उसको एक रिएक्शन दिखा पाए, एक स्टेटमेंट दे पाए। तो और कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन को ही एक स्टेटमेंट में लिखना। तो लिखने के बाद जो हमें एक पर्टिकुलर डायग्राम मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। फिर इस केमिकल इक्वेशन को हम सीखेंगे बैलेंस करना। क्या करना सीखेंगे? बैलेंस करना, कि भाई इसे हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अभी यहाँ स्पेस कम है तो इस चीज को हम ऐसे लिख देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। केमिकल रिएक्शन टाइप। तो शोर शराबा भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि बाहर गाड़ियां चल रही हैं, मोशन कर रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जिस कारण से थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनने को मिल रहा होगा, तो आप उसका भी मजा लेते रहिएगा। तो फिर से हम अपने टॉपिक के तरफ आते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, एक्टिविटी, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करेंगे इस केमिकल इक्वेशन को। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराया जाएगा, पीवाईक्यूज कराए जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस आगे चलेगा, लेकिन मेनली अभी हम इस केमिकल चेंज को समझ लिए हैं, केमिकल रिएक्शन को समझ लिए हैं, एक्टिविटी अब हम देखने चलेंगे। और ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिपल स्टार देना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे भी अगर हम प्रीवियस ईयर का देखें अगर सिनेरियो, तो दो बार तीन क्वेश्चन यहाँ से मतलब आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से जनरली आते हैं। उसके साथ साथ हम केमिस्ट्री को अच्छे से समझेंगे और उसको साथ साथ हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपको केमिस्ट्री में मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आपको केमिस्ट्री के साथ प्रेम करना है, लव करना है विद द केमिस्ट्री। लव कैसे होगा? जब उसके साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे। मैं टाइम स्पेंड करता हूँ केमिस्ट्री के साथ, आप भी टाइम स्पेंड करेंगे, तो ये सारी चीजें आपके भी ब्रेन में ये घुस पाएंगी। ओके, तो ठीक है, इसको भी हम इसको भी हम इरेज करते हैं कि आपको भी ये समझा दिया गया है कि क्या क्या रोड मैप चलेगा। 1 बाय 1 हम इसको अब क्लियर करते चलेंगे। तो ठीक है, अब हम ब्लू मार्कर को थोड़ा आराम देंगे, अब ब्लैक मार्कर को हम घोड़े की तरह दौड़ाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। जब मैं क्लास 10th में था, जैसे कि आपको बता दूं, क्लास 10th में मेरे भी 120 नंबर आए थे, 84% था। तो एवरेज था उस समय क्योंकि कोचिंग फैकल्टीज भी इतनी अच्छी नहीं मिल रही थी हमें, ऑनलाइन सिस्टम भी उतना सही नहीं था। लेकिन मैं ये क्या कहते हैं एक्सक्यूज नहीं दूंगा, उस समय मैं चीजों को थोड़ा लाइट वे में लेता था। तो यही आपसे एक वार्निंग है, अगर आप चीजों को लाइट वे में लेंगे तो आप भी मेरी तरह 84, 85, 86 पे रह जाएंगे। आपको हाई स्कोर अचीव करना है। आज टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। ये आपके लिए एक एडवांस प्लस पॉइंट है कि आप क्या कर पाए, अच्छा स्कोर कर पाए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है चीजों को आप बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, क्लास को डेली देखिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो पहला एक्टिविटी है, और हमारे स्कूल में भी ये एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कराया गया था। और यही आशा है, यही होप है कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे
उस स्कूल के टीचर ने भी मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट कराया होगा, लेकिन मोस्टली स्कूल में ऐसा होता नहीं है कि टीचर्स जो है इतनी आइडेंटिटिवली या इतने रिस्पॉन्सिव होते हैं कि वो एक्टिविटीज को कराते हैं। तो बेसिकली क्या होते हैं, काफी केयरलेसली हैंडल करते हैं बच्चों को, और बच्चे क्या रहते हैं, उनको अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो ये सारी चीजें छूट जाती हैं और टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट करा के बहुत तेज भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा आपके साथ, यहाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको चीजों को काफी अच्छे से समझाया जाएगा, तो उसकी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्टिविटी 1 है, और एक्टिविटी 1 का सिंपल सा एक हेडिंग रखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ओके, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मेरा बिलीफ है कि चीजों को अगर हम एक डायग्रामेटिक वे में समझें तो लॉन्ग टर्म तक हमारे मेमोरी में वो क्या रहती है, फीड रहती है। और जब वो लॉन्ग टर्म तक हमारे मेमोरी में फीड रहती है तो इससे हमें बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता है और हम दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे पाते हैं। ठीक है, तो ये है। तो सबसे पहले एक हम स्पिरिट लैम्प बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक स्पिरिट लैम्प। तो ये रहा हमारा स्पिरिट लैम्प, ये आप अपने स्कूल या कॉलेज में इसे देखे होंगे, स्पिरिट लैम्प। ये इसमें छोटा सा उसका नोजल लगा रहता है स्पिरिट लैम्प का, और यहाँ से उसके थोड़े थोड़े फ्लेम्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फ्लेम्स। और अगर ये एक्टिविटी है, हो सके ये वाली एक्टिविटी हम आपको यहाँ पर लाइव भी करके डेमोन्स्ट्रेशन कराएं आज या कल की क्लास में। ठीक है, तो ये रहा आपका एक स्पिरिट लैम्प, और स्पिरिट लैम्प के साथ साथ ये आ गया आपका मैग्नीशियम रिबन। क्या आ गया? ये मैग्नीशियम रिबन, ये आ गया मैग्नीशियम रिबन। अब ये स्पिरिट लैम्प है और ये मैग्नीशियम रिबन है। तो होता क्या है, जनरली जब भी मैग्नीशियम रिबन को इस स्पिरिट लैम्प के पास ले आते हैं तो एक डेजलिंग फायर होता है। क्या होता है? डेजलिंग फायर, एक डेजलिंग लाइट। एनसीईआरटी कहता है एक डेजलिंग लाइट डेजलिंग लाइट जब वो बर्न होता है तो डेजलिंग लाइट निकलता है। उस डेजलिंग लाइट के साथ साथ इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के जो आसपास के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आ जाते हैं इसमें हेल्प कराने के लिए, ताकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो इजीली क्या हो, बर्न हो। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर आते हैं, या कह सकते हैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आते हैं, या ऑलरेडी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। एयर में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अप्रोक्सीमेटली आपने पढ़ा होगा 21% ऑलरेडी एयर में ऑक्सीजन रहता है। तो सारा ऑक्सीजन आ जाता है किसके पास? मैग्नीशियम रिबन के पास। ठीक, तो बार बार उसको हम मैग्नीशियम रिबन नहीं लिखेंगे, एक बार यहाँ लिख दिया गया मैग्नीशियम रिबन। अब उसको हम मैग्नीशियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम ये हो गया रिबन, मैग्नीशियम रिबन। तो हो रहा है क्या, आप देख रहे हैं ये स्पिरिट है, ये बर्न हो रहा है, और ये मैग्नीशियम क्या हो रहा है, डेजलिंग लाइट के साथ जल रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, उसको बर्न होने में हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद आप क्या देखेंगे, ये आपका है डिस्क। इस डिस्क में क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे पाउडर्स, जो व्हाइट पाउडर है वो आपको देखने को मिलेगा। ये रहा व्हाइट पाउडर। अगर आप इसको थोड़ा फील करना चाहें तो एक पेज ले लीजिएगा। उस पेज को आप जैसे ही जला देंगे तो पेज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जल जाएगा। और जब पेज कंप्लीटली जल जाएगा उसके बाद क्या निकले, कुछ ऐसा रहेगा ना। देखो अभी क्या है, मैग्नीशियम रिबन अवेलेबल नहीं होगा आपके पास, आप घर पे बैठे हैं, आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट नहीं कराया गया, तो एक पेज लीजिएगा, पेज को मैचिस के स्टिक से जलाइएगा। मैच स्टिक से जलाने के बाद आप देखेंगे पेज क्या है, कंप्लीटली ब्लैक या डार्क ब्लैक कलर का ऐश हो जाता है। आप उसको ऐसे करेंगे तो डार्क ब्राउन कलर का ऐश उसमें आ जाएगा। तो
तो उसमें आप देखेंगे कि जो डार्क ब्राउन कलर का एस है उसी टाइप का ये भी एस होता है। और इस एस को क्या नाम देते हैं? इस एस को नाम देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम रिबन था जिसको बर्न किया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अभी क्या बन चुका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो ये एग्जाम्पल कराने का हमारा क्या उद्देश्य था कि केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को देख सकें। ठीक है, तो पहले क्या था? ये मैग्नीशियम रिबन था, ऑक्सीजन आया, हीट मिला इसको, हीट मिलते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। तो भैया ये मैग्नीशियम रिबन था, उसको क्या मिल गया भैया? ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन मिलते ही इसने क्या कर लिया? हीट ले लिया। हीट लेते ही क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, तो इसमें क्या हो गया? रिएक्शन क्या था सर? इसमें रिएक्शन यही था कि जो ये मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, जुड़ के क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये मैग्नीशियम रिबन कैसा दिखता है? मैग्नीशियम रिबन ऐसा दिखता है। ऑक्सीजन कैसा दिखता है? तो एयर जो हमें फील हो रहा है वैसा दिखता है। तो ये अब हमने क्या किया? कंप्लीट डिटेलिंग किया हमने कि पहले हमने देखा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या है, तो यहाँ देखा हमने। फिर देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो क्या है, तो एक पाउडर है। फिर उसको हमने क्या कर दिया? केमिकल इक्वेशन में लिख दिया गया है। और ये केमिकल इक्वेशन आपको अच्छे से आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आगे आपको ये केमिकल इक्वेशंस क्या किए जाएंगे? एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, ये बात आप मुझे लग रहा है अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब हम केमिकल रिएक्शन को, इस टॉपिक को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपको यही बताया गया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि जब भी कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ते हैं, जब कंपाउंड एक दूसरे से जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सारे पूरे ऑल सिनेरियो को हम क्या कहते थे? केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन क्यों होता है इसको जानेंगे। तो आइए इसको हम इरेज कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड को, और इसी एक्टिविटी को थोड़ा सा हम ब्रॉड करते हैं और ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां लिख लेते हैं, व्हाई डज केमिकल रिएक्शन take place। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड पे मार्कर से और इससे लिखना काफी अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए थोड़ा मैं टाइम लेकर आपको इस पे लिखता हूँ ताकि ये चीजें आपको भी समझ में आए और मेरे लिए भी ये बेनिफिशियल रहता है। मुझे लिखने में बहुत अच्छा लगता है इसमें। ठीक है, तो आप एकदम आराम से रहिए, चिल करिए, आराम से वीडियो को देखिए, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। व्हाई डज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस का जो ये आप पूरा केस है उसका एक रीजन बताया जाता है केमिकल स्टेबिलिटी के कारण। किसके कारण? केमिकल नहीं, एनर्जी स्टेबिलेशन के कारण। केमिकल को क्या स्टेबल करेंगे? एनर्जी के कारण। एनर्जी स्टेबिलाईजेशन, एनर्जी को स्टेबिलाईज करने के लिए एक कारण ये है। एनर्जी स्टेबिलाईजेशन के कारण केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब ये होता क्या है? एनर्जी स्टेबिलाईजेशन क्या है? तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम होता है लेविस। क्या होता है उनका नाम? लेविस। लेविस कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि
जो एटम्स होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीटेशन के लिए, ऑक्टेट कंप्लीटेशन के लिए। अब एक वर्ड जो अभी आप सुने होंगे, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th का जो चैप्टर है मैटर अराउंड अस, उसमें आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मैटर, एटम और मॉलिक्यूल्स को देखा होगा। तो लेविस कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीटेशन के लिए केमिकल रिएक्शन होते हैं। किसके लिए? केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कौन कंप्लीट करता है? एटम। ये एक एटम होता है, एक एटम होता है, एटम, ये एक एटम है और ये एक एटम है, एटम 1 एटम 2। तो एटम 1 एटम 2 के साथ जुड़ता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सर ये ऑक्टेट क्या होता है? तो ऑक्टेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होने चाहिए उनके आउटर मोस्ट सेल में। तो अगर मान लीजिए इसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनके पास? अब इनके पास एटम 1 और एटम 2 के पास अब हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो भैया एटम 1 और एटम 2 कंबाइन होता है, एटम 1 एटम 2 कंबाइन होने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आ जाते हैं। इस कारण से क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के साथ साथ इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसीलिए केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक, ये तो वही पहला अप्रोच कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्टेट कंप्लीट कराना रहता है। जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है फिर वो किसी और से रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए भी कहा जाता है कि क्या स्टेबल हो चुके हैं, वो किसी के साथ और रिएक्शन नहीं करेंगे। अब फिर क्या हुआ? लेविस ने ये पहली बात बताई कि ऑक्टेट कंप्लीटेशन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट भी कंप्लीट, क्या कंप्लीट होता है? डुप्लेट। ठीक है, डुप्लेट क्या होता है इसको थोड़ा मैं यहां समझाता हूं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं आसानी से। ठीक है, और इसको इरेज करने के बाद यहाँ पर हम समझेंगे हाइड्रोजन को। तो जैसा कि ये है हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है पीरियोडिक टेबल में पहले नंबर पे आता है और इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड, या इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं। अभी आप बस यही समझिएगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन है। इनका इलेक्ट्रॉन आके मिल जाता है या कम जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद ये बना लेते हैं H2। क्या बना लेते हैं? H2। और ये आप काफी कॉमन है, आपने इसको बहुत आसानी से देखा होगा। ये गैस को हाइड्रोजन गैस इसे बोला जाता है और इसका नाम है डाइहाइड्रोजन। ये डाइहाइड्रोजन की जो गैस है आपने इसको बहुत बार देखा होगा। इसके पीछे का हमने थोड़ा क्या देखा? रिएक्शन देखा कि आपने डाइहाइड्रोजन तो देखा था, लेकिन डाइहाइड्रोजन के साथ ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन। जो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है इसको आपने अभी तक नहीं देखा होगा, या फिर कुछ बच्चों ने देखा होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए नया रहा होगा, जिन्होंने देखा है उनके लिए अच्छा है कि एक बार और उन्हें देखने को मिल गया है। तो केमिकल रिएक्शन जो है वो यही है। ये क्या है? ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होता है, कंबाइन होकर क्या बनाता है? डुप्लेट बनाता है। और इस डुप्लेट के साथ साथ ये क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है।
क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि अब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो लेविस ने कहा कि एटम एक दूसरे से जुड़ते इसीलिए हैं, कंबाइन इसीलिए होते हैं कि वो क्या बना पाए, ऑक्टेट बना पाए, वो डुप्लेट बना पाए। और जब वो ऑक्टेट और डुप्लेट बनाते हैं इनमें वो स्टेबल होते हैं, और जब स्टेबल होते हैं तो भाई साहब क्या हो गया, एनर्जी स्टेबिलिटी हो गई। एनर्जी स्टेबिलिटी हो गई तो भाई केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो पहली एक्टिविटी से तो क्लियर होता है कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। एग्जाम्पल्स भी आपको बताए गए और ये बोर्ड भी आपको समझा रहा है यही कि केमिकल स्टेबलाइजेशन कराएगा। केमिकल स्टेबलाइजेशन क्या है, तो केमिकल स्टेबलाइजेशन यही है कि रिएक्शन नहीं होगा, अब वो किसी और से रिएक्शन नहीं करेगा। लेविस क्या बताते हैं, लेविस बताते हैं कि रिएक्शंस होते हैं क्योंकि कंप्लीट ऑक्टेट कराने के लिए, डुप्लेट कंप्लीट कराने के लिए, इसलिए रिएक्शन होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एक्टिविटी। इसको इरेज कर देते हैं। मुझे ये समझ में आ रहा होगा कि वीडियोस पे मेरी वॉइस काफी लो नहीं है, या फिर लो होगी तो आप उसे कमेंट करिएगा, सर आपकी वॉइस लो आ रही है या फिर वीडियोस क्लियर नहीं आ रहे हैं, उसको आप कमेंट करिएगा। कमेंट को हम पढ़ेंगे और फिर उसको हम अगली बार क्या करेंगे, सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड एक्टिविटी करेंगे। पहली एक्टिविटी में आपने क्या देखा, पहली एक्टिविटी में हमने यही देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो कि पहले एक पट्टी के टाइप में था, अब उसका क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया, वो पाउडर बन गया। ठीक है, तो सेकेंड एक्टिविटी आता है। सेकेंड एक्टिविटी ये होता है लीड, LEAD, लीड। इसका क्या होता है, पूरा थोड़ा सा भी वो है, इसका होता है आयोडाइड, लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड को जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है, लीड आयोडाइड, आयोडाइड प्लस पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पर ये आयोडाइड नहीं है, सॉरी, ये लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट है। ठीक, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना ये मैं नहीं चाहता हूँ, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लिया हूँ। लीड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। और लीड आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये जो होते हैं, अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली सर्च करेंगे गूगल पे या चैट जीपीटी पे, तो आपको सिंपल यही दिखेगा कि एक बीकर है। क्या है, एक बीकर है। उस बीकर में क्या होता है, लीड नाइट्रेट रहता है, इसमें क्या रहता है, लीड नाइट्रेट। और लीड नाइट्रेट जो होता है वो वाटर की तरह आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड भी एक वाटर के ही तरह रहता है, लेकिन जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड या लीड आयोडाइड उसमें पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब एक साथ आएगा तो कलर जो हो जाएगा वो येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, येलो कलर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप अपने स्कूल के टीचर से कह सकते हैं कराने के लिए कि सर हमें जो है लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का सिंपल सा है, उसमें एक बीकर है, बीकर में आपको लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड फील करेंगे, फील करके थोड़ा सा सेक करेंगे, सेक करते ही आप पाएंगे कि कलर जो है चेंज हो गया है। कलर क्या हो गया है,
चेंज हो गया है। हाँ, तो भाई साहब लीड नाइट्रेट जो था वो था वाटर कलर का, वाटर कलर है, आपने स्प्राइट देखा हो ऐसा। पोटेशियम आयोडाइड ये भी था वाटर कलर का, लेकिन अब कलर क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो चेंजेस आ गया है इनिशियल और फाइनल में, तो ये केमिकल चेंज हो गया। लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में जो कलर का चेंज आया है वो क्या बना देता है, वो बना देता है लीड आयोडाइड। क्या बना देता है वो, लीड आयोडाइड बना देता है। ये लीड आयोडाइड जो होते हैं वो कलर दे देते हैं येलो कलर। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। फिर दूसरी एक्टिविटी हो गई। अब इस एक्टिविटी को हम इरेज करेंगे। इस एक्टिविटी को क्या करेंगे, अब हम इरेज करेंगे। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी क्या है, ठीक है, तीसरी एक्टिविटी है जिंक ग्रेन्यूल्स है। क्या है, जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल है। जिंक ग्रेन्यूल को अगर हम HCl के साथ ट्रीट करें या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो आप क्या करें, अगर हम एक बीकर लेते हैं, क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे। उस बीकर में कुछ नहीं करना है, आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिला देना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, मिला देना है। अब जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए हैं इसके अंदर, उसके बाद आप क्या करेंगे, कील जो सिल्वर जिंक की, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये रहा जिंक ग्रेन्यूल्स। ये क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रेन्यूल्स बना दिए हैं। ये है जिंक ग्रेन्यूल। क्या है ये, जिंक ग्रेन्यूल। ये क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद बीकर को ऊपर से बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद, ठीक। कुछ समय बाद क्या होता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट जैसे इसको हम छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन गैस क्या होता है, ऊपर की तरफ इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ क्या होगा, इवॉल्व होगा। ऐसे ऐसे हाइड्रोजन गैस क्या होंगे, इवॉल्व हो जाएंगे। बात क्लियर हुई कि भाई साहब ये हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ क्या होगा, इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पॉप अप साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ निकलेंगे। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किया, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस रिएक्शन में नोटिस करिए गैस इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। इसका बीकर जो होता है वो हॉट हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक। गैस इवॉल्व हुआ, टेम्परेचर चेंज हो गया। तो आप अगर देखें कि जिंक ग्रेन्यूल्स स्टार्टिंग में ऐसा था, ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, और HCl क्या था, एक बेसिकली केमिकल है, ये केमिकल ऐसे थे। और जब इन दोनों को मिलाने के बाद हमें ये मिल गया, ठीक। तो जिंक ग्रेन्यूल को और HCl को मिलाने के बाद हमें ये देखने को मिलता है एकदम। और आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक सीक्वेंस बन गया है कि जिंक ग्रेन्यूल्स फर्स्ट नंबर, इसको जैसे सेकंड नंबर में मिलाने के बाद ये हमें थर्ड नंबर मिलता है। फर्स्ट नंबर जिंक ग्रेन्यूल, सेकंड नंबर HCl और थर्ड नंबर ये। तो जैसे ही फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर में मिलाया, यहाँ पर थर्ड नंबर हमें मिला, गैस का इवोल्यूशन हुआ, गैस इवॉल्व हुए, टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से तीनों चीज को या तीनों एक्टिविटी को नोटिस कर रहे होंगे तो क्या नोटिस किया आपने उसमें, आपने पहला जो एक्टिविटी शो हुआ उसमें आपने नोटिस किया होगा स्टेट का चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। दूसरी एक्टिविटी में आपने क्या नोटिस किया होगा, दूसरी एक्टिविटी जिसमें हमने क्या लिया था, जिंक क्या लिया था, नाइट्रेट लिया था। क्या लिया था, नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया था बताइए, उसके बाद हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड। जिंक नाइट्रेट, सॉरी जिंक नाइट्रेट नहीं था वो था पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। तो उसमें क्या देखा था, कलर चेंज हुआ था। क्या हुआ था, कलर
चेंज। तीसरा क्या हुआ था, पहले में स्टेट चेंज हुआ था, दूसरे में कलर चेंज हुआ था, तीसरे में टेम्परेचर चेंज हुआ था। क्या हुआ था, टेम्परेचर चेंज हुआ। चौथा काम भी हुआ था, गैस का इवोल्यूशन हुआ भाई, गैस क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। ये चार चीज, ये चीज तो आपको पहली एक्टिविटी में देखने को मिला होगा, एक्टिविटी 1 में देखने को मिला, एक्टिविटी 2 में आपको ये देखने को मिला, और एक्टिविटी 3 में आपको ये देखने को मिला। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी में आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, अच्छा ये आपको जो चीज नोटिस हुई है इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा आगे और भी एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, एक्सप्लेन। ठीक है, तो आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि क्या एक्सप्लेन करेंगे कि हमें एनसीईआरटी कहता है कि कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, कब पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि पहला एग्जांपल जो था जिसमें आपने देखा, लगता है इसका इंक भी जवाब दे रहा है। तो पहला एग्जांपल जो था इसमें हमने देखा था मिल्क, क्या देखा था, मिल्क वाला एग्जांपल नहीं चल रहा है ये, तो मिल्क वाला एग्जांपल देखा था। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था मिल्क वाला, फिर दूसरा हमने लीफ का जो देखा था, क्या देखा था, लीफ का। तीसरा एग्जांपल हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन का। चौथा एग्जांपल हमने देखा था कौन सा देखा था, पोटेशियम आयोडाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड। उसके बाद कौन सा था, लेड नाइट्रेट था। पांचवा क्या था, मिल्क, Mg, मैग्नीशियम रिबन, लीफ, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। उसके बाद था जिंक ग्रेन्यूल्स का। जिंक ग्रेन्यूल किसमें आ गया था, जिंक ग्रेन्यूल्स आ गया था उसके अंदर, HCl के अंदर। ठीक है, HCl के अंदर या H2SO4 के अंदर आ गया था। ठीक है, तो HCl या H2SO4 के अंदर आ गया था ये जिंक। तो ये हमने एग्जांपल शुरू से लेकर अभी तक देखे। तो एनसीईआरटी कहता है कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, तो उसने तो एनसीईआरटी ये कहता है कि इसमें 4 स्टेप फॉलो हुए, ये 4 स्टेप जो मैं इसको सर्कल बना रहा हूँ, ये तो मैं इसमें सर्कल बना रहा हूँ कि स्टेट चेंज होना चाहिए, कलर चेंज होना चाहिए, टेम्परेचर या गैस इवॉल्व। इस चारों में से अगर कोई भी फिनोमिना होता है तो हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिल्क में क्या हुआ था। बिल्कुल हुआ था, मिल्क में क्या हुआ था, मिल्क में ही हुआ था ना भाई, उसका टेस्ट बदल गया था, उसका कलर बदल गया था। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन में क्या हुआ था, मैग्नीशियम रिबन में हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया था, उस मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया था तो पाउडर मिल गया था, तो स्टेट में हमें चेंज मिला। क्या मिला, एक ऑक्साइड मिला। ठीक है, लीफ में क्या हुआ था, ये केमिकल रिएक्शन, लीफ में क्या हुआ था, ग्रीन लीव्स थी अब वो ड्राई लीव्स में कन्वर्ट हो गई थी, ग्रीन लीव्स थी वो ड्राई लीव्स हो गई थी। ग्रीन लीव्स लिविंग सेल्स थे, इसमें डेड सेल्स थे, इसमें न्यूक्लियस था, प्रोटोप्लाज्म था, इसमें क्या प्रोटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस भी नहीं, वाटर भी नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं। तो इसमें क्या हुआ, आपको लीफ में क्या देखने को मिला, केमिकल रिएक्शन देखने को मिला। पोटेशियम आयोडाइड में क्या हुआ कि कलर जो हमें चेंज देखने को मिला था। जिंक और HCl H2SO4 में क्या हुआ, इसमें हमें टेम्परेचर और गैस का इवोल्यूशन देखने को मिला था। इसको हम इरेज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी फास्ट नहीं चल रहा हूँ, चीजों को मैं 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हमने केमिकल चेंज पढ़ा, फिर हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने केमिकल रिएक्शन को एक्टिविटी से देखा कि 3 एक्टिविटीज होती हैं, 3 एक्टिविटी हैं। पहला एक्टिविटी था जिंक नाइट्रेट का, सॉरी मैं बार बार ये क्या कहते हैं भूल जा रहा हूँ, जिंक नाइट्रेट नहीं है वो लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड। तीसरा जो एग्जाम्पल था वो किसका था,
तीसरा एग्जाम्पल जो था वो हमारा था जिंक और H2SO4 को हमने मिला रखा था। ये 3 एक्टिविटी था, 3 एग्जाम्पल था। इससे हम यही समझ रहे थे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, और केमिकल रिएक्शन कब हुआ, और मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। इन 5 क्वेश्चन का हमने जवाब दिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है जब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में उसके नेचर या उसमें कोई चेंजेस आता है, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और भी होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, तो भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? तो केमिकल रिएक्शन होता है अपने एनर्जी स्टेबलाइजेशन के लिए, लेविस के हिसाब से ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ना यूज करूं तो भैया कलर चेंज अगर देखने को मिला, बोल देना केमिकल रिएक्शन हो गया है। कुछ टेम्परेचर में अगर चेंज मिला तो बोल देना भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और उसके स्टेट में बदलने को मिला, बोल देना केमिकल रिएक्शन हुआ है। एकदम ताजा एग्जांपल, गर्मी का मौसम चल ही रहा है, आपने अपने फ्रिज में देखा होगा कि दौड़ते दौड़ते आप आ रहे हैं, मम्मी पानी पीना है, ठंडा पानी चाहिए आपको। तो ठंडा पानी चाहिए भाई, तो आप फ्रिज खोलेंगे, धड़ाक फ्रिज खुल गया। फ्रिज खोलते ही आपने ये मस्त क्यूब निकाला, बड़े बड़े बर्फ के क्यूब देखने को मिलेगा आपको। तो बर्फ क्यूब कैसा रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। कुछ आपने 2-4 पानी में डाला, शरबत बनाया, पी गए, 4-5 आपने क्यूब बाहर रख दिए, तो क्यूब आप देखेंगे वो लिक्विड बन चुका होगा। और जब वो लिक्विड बन चुका होगा तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, या आपको स्टेट के चेंजेस देखने को मिल गए, तो आप कह देंगे केमिकल रिएक्शन हो गया था। फिर उसके बाद आपको केमिकल स्टेट चेंज मिलेगा, कलर चेंज दिखा, टेम्परेचर चेंज दिखा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर चेंज। अगर ये सारे 4 पॉइंट आपको देखने को मिल गए तो आप बोल दीजिएगा क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया है, केमिकल चेंज हो गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको रखने हैं याद, और रखेंगे याद तो मजा आएगा। मजा आपको भी आएगा, पेरेंट्स को भी आएगा, बोर्ड में भी आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर से अगर आप इसको देख पा रहे होंगे कि भाई साहब ये हमने पूरा एक्टिविटी किया, फिर इस एक्टिविटी में कैसे मैं जान पाऊंगी एक्टिविटी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके माध्यम से हमने ये टॉपिक्स को देखा। ठीक है, तो आगे हम इस क्लास को आज एंड करते हैं। और मुझे भी पढ़ाने में काफी मजा आया, ब्लैक बोर्ड में लिखते समय मजा आया। तो आपसे यही है रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, उसको सुनिए, अच्छे से पॉज करिए, चीजों को सोचिएगा। तो पहले लिसनिंग करिएगा, वीडियो पॉज करके थिंकिंग करिएगा, फिर प्रैक्टिस करिएगा। ये 3 मेथड्स हैं जो आपको इनहेंस करेंगे आपके मार्क्स लाने में। क्या लाने में? मार्क्स लाने में। ठीक है, क्योंकि मेरा भाई जो है वो बोर्ड्स में ऑलरेडी 92% थे क्लास 10th में, मेरा 84 था। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके भी नंबर जो थे वो 84 के ऊपर थे, उनके 90s थे। वो क्या थे? 90s थे। तो मैंने सिंपल मेथड यही रहता था कि क्या करते थे, चीजों को अच्छे से सुनते थे क्लास में, क्योंकि उस समय बताया गया ऑनलाइन क्लास नहीं चलती थी और ऑफलाइन कोचिंग उतने अच्छे से खुले नहीं थे हमारे आसपास। तो वहाँ क्या करते थे, क्लास में अच्छे से आइडेंटिटिवली सुनते थे, उसके साथ साथ सोचते थे, सोचने के साथ साथ वो प्रैक्टिस करते थे, लेकिन मुझे बताते नहीं थे वो, मैं पढ़ता हूँ। स्कूल में खूब मौज मस्ती, स्कूल में खूब मौज मस्ती चलती थी। और हम क्या करते थे, चीजों को प्रोएक्टिवली सुनते नहीं थे। क्लास में आते थे, मस्त बीच मतलब बैक बेंचर्स नहीं रहते थे, आगे बैठते थे क्लास में। फिर क्लास में आगे बैठते थे तो 7 पीरियड 8 पीरियड चलते थे उस क्लास में। हम कंटिन्यू 2-3 पीरियड पढ़ते थे, उसके बाद कुछ गॉसिप करते थे, फिर उसके बाद खेलते थे। और आपको पता है पढ़ाई भी होती है, खेल भी होता है, मजा भी आता है स्कूल लाइफ में। तो आप भी इसको नोटिस करिएगा और मजा लीजिए क्लास को। तभी हम क्या करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसे हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हैं। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो धन्यवाद, हैव अ गुड डे, बाय।